हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल राजगुरु में। मैं हूं आपका राज सर। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं सारणिक या डेटर्मिनेंट। सारणिक पढ़ने से पहले आवश्यक है कि आप मैट्रिक्स पढ़ें। अगर आप मैट्रिक्स भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो, मैट्रिक्स के वीडियोस डाले गए हैं। हम इस चैनल पर 12वीं 11वीं 9वीं 10वीं के गणित के वीडियोस डालेंगे। आप इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन की घंटी बटन भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम सारणिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सारणिक यानी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या चीज होती है? डिटरमिनेंट होती है, मान लीजिए एक अपने पास मैट्रिक्स थी, हमने पिछले चैप्टर 3 में पढ़ा था मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं, उससे पहले आप मैट्रिक्स। तो आपके पास है एक मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स के लिए एक अद्वितीय संख्या मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपकी ए आई जे है, एक अद्वितीय संख्या ए आई जे। ए मैट्रिक्स के लिए एक अद्वितीय संख्या ए आई जे सारणिक होती है। इसे ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए। और ये जो चिन्ह है वो डिटरमिनेंट का चिन्ह है। तो सारणी क्या होती है? सारणी एक जो भी मैट्रिक्स होती है उसको एक संख्या डिनोट कर दी जाए, वो संख्या सारणी कहलाती है। किस किस मैट्रिक्स की सारणी ज्ञात की जा सकती है, उसके लिए हमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नियम ये है, जो मैट्रिक्स आपके पास है वो मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। हम पढ़ चुके हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, केवल उन्हीं मैट्रिक्स की हम सारणी ज्ञात कर सकते हैं, अन्य किसी मैट्रिक्स की सारणी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सारणी ज्ञात कर सकते हैं। राइट, प्रकार की सारणी के एक क्रम की, दो क्रम की मैट्रिक्स और तीन क्रम की मैट्रिक्स। पहली एक क्रम की मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है और उसके और केवल एक एलिमेंट है ए। तो जब हम सारणी ज्ञात करेंगे तो इसका मान आएगा ए यानी ए। बस ये सारणी ज्ञात है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो उसका सारणिक मान वही होगा जो ए है, उसका चिन्ह भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब कभी सारणिक का मतलब कभी ये मत समझना कि ये पॉजिटिव कर देगा। सारणी का अर्थ पॉजिटिव करना नहीं है। सारणी का अर्थ है सिर्फ मैट्रिक्स का मान का निर्धारण करना, डिटरमिनेंट डिटरमाइन करना। किसका मान डिटरमाइन करना? मैट्रिक्स का मान डिटरमाइन करना। ये सारणी का काम है। सारणी का मान पॉजिटिव करना कतई नहीं है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम दो क्रम की मैट्रिक्स। दो क्रम की मैट्रिक्स कौन सी होती है? दो क्रम की मैट्रिक्स होती है जिसमें दो एलिमेंट हो, a11 a12 a21 a22। ये 2x2 की मैट्रिक्स है ए। इसकी हमें सारणिक वैल्यू निकालनी है। इसकी सारणिक वैल्यू है ए। तो सीधा तरीका याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a11 a22 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a12 a21। ये सारणिक मान होता है 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, 1x मैट्रिक्स का सारणी का वही वैल्यू होती है, 2x2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ध्यान रखना, पहले ये इससे होगा फिर ये इससे होगा, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, यही अपना सारणी के मान होगा। अब बात आती है तीसरी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन अपने पूछा जाता है अक्सर। तो आपको याद करना है 3x3 की मैट्रिक्स का सारणिक मान। मान लीजिए आपके पास है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको ध्यान से देखिए तरीका क्या होगा। आपको इस पंक्ति को फोकस करना है। ठीक है, इस पंक्ति का पहला एलिमेंट लेंगे आप a11 a11 ठीक है, पहला एलिमेंट। अब आपको देखना है ये जो a11 है
ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। ये किस पंक्ति में, इस पंक्ति में, इसको छोड़ दो। ये किस स्तंभ में, इस स्तंभ में है, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद में जो मैट्रिक्स बचती है वो क्या बचती है, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, ये और ये। तो ये क्या बनते हैं, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, A22, A23, A32, A33। एक बार फिर देख लीजिए, A11 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, तो वो पंक्ति वो स्तंभ छोड़ दो, जो बाकी एलिमेंट बचते हैं उसको सारणी के रूप में लिख लो। अगला चिन्ह आपके पास माइनस का आएगा, ध्यान दीजिए, माइनस का चिन्ह। आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है और आपको एलिमेंट दूसरा लेना है, A12, A12। फिर आपको सारणी लेनी है। अब पंक्ति चेंज नहीं होगी, पंक्ति तो यही है। अब आपको क्या करना है, स्तंभ ये लेना है जिसमें A12 है, तो A12 इस स्तंभ में है, इस स्तंभ को छोड़ दो। A12 किस स्तंभ में, इस स्तंभ में, तो A12 जिस स्तंभ में वह स्तंभ और वह पंक्ति दोनों कवर हो गई। दोनों कवर होने के बाद जो शेष एलिमेंट बचे वो कौन से बचे, A21, A31, A23, A33। प्लस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट लेना है, पहले प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, इसको भी छोड़ दो। अगला पार्ट क्या है, A13, तीसरा एलिमेंट। ये एलिमेंट जिस पंक्ति में, पंक्ति पहले से कवर कर रखी है और जिस स्तंभ में वो स्तंभ कवर कर लो, तो ये स्तंभ आ गया, ये पंक्ति आ गई। बचा हुआ एलिमेंट ये है, इसको लिख लो। पहले A13 यहां लिख लेते हैं, बचा हुआ एलिमेंट है A21, A22, A31, A32। अब आपको जैसे हमने 2x2 के मैट्रिक्स सोल्व की थी वैसे इसको सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, A11 को एज इट इज लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A22, A33 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A23, A32 माइनस A12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A21, A33 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A23, A31 प्लस लास्ट में इसको ले लो A13, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A21, A32 माइनस A22, A31। इस तरीके से जो प्राप्त मान होता है वह सारणिक मान होता है। सारणिक मान नेगेटिव भी हो सकता है, सारणिक मान पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑलराइट, तो हमने कुछ बातें जानी। सारणिक उन मैट्रिक्स की निकलती है जो मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स हो। सारणिक का एक अद्वितीय मान होता है, वह मान नेगेटिव भी आ सकता है, वह मान पॉजिटिव भी आ सकता है। सारणी के मोड का अर्थ कभी भी पॉजिटिव करना नहीं है, उसका मतलब है मैट्रिक्स का सारणिक मान ज्ञात करना। तो हमने एक क्रम की, दो क्रम की और तीसरे क्रम की मैट्रिक्स का सारणिक मान आपके सामने ज्ञात कर दिया है। ओके, अब इसके अलावा एक दूसरी विधि और है सारणिक की, 3x3 मैट्रिक्स की सारणी ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि है, जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उससे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास सारणी A है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। आपको ये 3x3 की सारणी का मान ज्ञात करना है, जिसका क्रम 3 क्रम की सारणी है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो आपको कॉलम नजर आ रहा है, इस कॉलम को दोबारा लिख दो, A1, A2, A3। दूसरा कॉलम आ रहा है, इसको दोबारा लिख दो, B1, B2, B3। ऑलराइट, तो दोनों ही कॉलम आपने दोबारा लिख दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब सारूश विधि क्या कहती है, पहले विकर्ण को ले लो, इस तरीके से क्रॉस लेना आपको, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। अब आगे 3 के बन नहीं रहे, देखो यहाँ से 3 एलिमेंट आ गए, यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 3। अब आगे बनाएंगे 2 एलिमेंट आएंगे आगे, तो जब तक 3 आए तो 3 एलिमेंट आप ले लो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, A1, B1, C1 से क्रॉस करते हुए 3 लाइनें खींचनी है आपको। तीनों लाइनों की जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो तीनों रेखाएं बनी है उस पर जो एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। A1, B2, C3, B1, C2, A3, C1, A2, B3। ऑलराइट, पहला काम।
नंबर 2 का, जैसे हमने इसको ऐसे गुणा किया, अब आप इसको क्रॉस गुणा करो इधर से, पहले इधर से किया था, अब इधर से 1 2 3, और जो इधर से गुणा किया है इनको आप लिख लो माइनस चिन्ह के साथ में, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये क्या आएगा C1B2A3 C1B2A3 प्लस A1C2B3 A1C2B3 प्लस B1A2C3 B1A2C3, और ये आपकी सारूस विधि से सारणिक मान निकल गया। राइट, उप सारणिक एवं सहखंड, इसको बोलते हैं माइनर्स एंड इसको बोलते हैं कोफैक्टर। ये आपके पास एक सारणिक है 3 क्रम की, आपको इसके निकालने हैं माइनर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर्स यानी उप सारणिक। उप सारणिक, उप सारणिक को हम नॉर्मली ए से व्यक्त करेंगे, यहां से A11 आपको देखना है एलिमेंट A11 ये रहा, यानी A11 के सापेक्ष जो उप सारणिक होगी वो A11 कहलाएगी। तो A11 को डार्क कर लो, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, वही काम, जिस पंक्ति और वह एलिमेंट जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, जो बचता है वह उप सारणिक है। A22 A23 A32 A33। ऑलराइट, ऐसे आपको क्या करना है A12 आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है A12 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको छुपा लो, ये इस पंक्ति में है और ये इस स्तंभ में है, इसको छुपा लेते हैं, तो यहां से बचता है A21 A31 A23 A33। ऐसे आप A13 याद कर सकते हो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, तो A13 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगी, तो बचेगा A21 A22 A31 A32। तो ये अगला माइनर आ गया। इसके बाद में आ जाता है A21 इस स्तंभ में है और इस पंक्ति में है, इन दोनों को छोड़ दो, बचेगा क्या A12 A13 A32 A33। ऑलराइट, इसी प्रकार हम याद करते हैं A22। अब बात करते हैं A22 की। A22 किस पंक्ति में है, इस स्तंभ में है और इस पंक्ति में, इसको छोड़ दो, बचेगा क्या A11 A13 A31 A33। A3 किसमें, इस स्तंभ में, यहां से क्या बचेगा A11 A12 A31 A32। A31 माइनस लेंगे तो इसको यूं हटा देते हैं, A31 इसमें स्तंभ में है और इस पंक्ति में है, बचेगा क्या A12 A13 A22 A23। इसी प्रकार से A32 ज्ञात करेंगे 1 A21 A13 A23। इसी प्रकार से A33 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, A33 इसको छोड़ दो, इसको ले लो, तो A33 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये छोड़ दो तो ये बचेगा A11 A21 A13 A12 A22। तो इस तरीके से हम माइनस ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके सामने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से हम माइनर ज्ञात कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर्स की। सहखंड या कोफैक्टर, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं Fij, ये कोफैक्टर मान लीजिए, इसका सीधा अर्थ है -1 की पावर i प्लस j, और ये आपका माइनस, ठीक है। ये Ij क्या है, Ij माइनर्स का क्रम है, जैसे माइनर A11 A12 A13 है, तो आपको F11 ज्ञात करना हो, तो F11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 A11, तो -1 की पावर 1 यानी +1, ये A11, यही इसका कोफैक्टर हो जाएगा। हाँ, ये जो सारणी है तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे
इसको इससे तो मल्टीप्लाई करके आप इसके साथ ऐसे f12 ज्ञात करना हो तो -1 की पावर 1 + 2 a12। ऐसे f13 की वैल्यू निकाल सकते हो -1 की पावर 1 + 3 a13। ऐसे आप f21 की वैल्यू निकाल सकते हो -1 की पावर 2 + 1 a21। f22 की वैल्यू निकाल सकते हो -1 की पावर 2 + 2। ऐसे ही आप a23 की वैल्यू निकाल सकते हो -1 की पावर 2 + 3 a23। f31 की वैल्यू निकाल सकते हो -1 की पावर 3 + 1 a31। f32 की वैल्यू -1 की पावर 3 + 2 a32। f33 की वैल्यू -1 की पावर 3 + 3 a33। तो इस तरीके से आप माइनस के आधार पर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो फिर बताता हूं, अगर आपके पास सारणिक a है और इसका सारणिक मान ये है, सारणिक मान को इससे भी डिनोट करते हैं, ये इसका मतलब सारणिक मान ये सारणिक मान ज्ञात करने की आप एक विधि पढ़ चुके हो। इसके अलावा अगर आप कोफैक्टर निकाल लेते हो तो सारणिक मान निकालने का सीधा तरीका भी बता देता हूं। सारणिक मान निकाल सकते हो, सारणिक मान आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से निकाल सकते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए ये सारणिक है, मान लीजिए आपके पास ये सारणिक है, इसके सारणिक वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो a11 f11, a12 f12, a13 f13। पहला तरीका, ये तरीका जो हमने सारणी की प्रसार विधि लगाई थी वो यही विधि थी। उसमें मैंने क्या कहा था, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो उसका कारण ये था कि 1 + 1 पॉजिटिव और -1 की पावर जब कोफैक्टर निकालेंगे तो पॉजिटिव, और 1 और 2 नेगेटिव, 1 और 2 विषम है, विषम होने का मतलब -1 की पावर विषम करने पर नेगेटिव आता है, और 1 और 3 सम है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा तरीका, अगर आप किसी भी स्तंभ को लेना चाहो, ये स्तंभ लेना है, जैसे इससे आप मेरे को इसको सोल्व करना है, तो a12 f12, a22 f22, t2 f32। तो इससे भी आप सारणिक मान ज्ञात कर सकते हो। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के एलिमेंट्स को उसके संगत कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वह भी सारणिक मान प्राप्त होता है। दोनों विधियां हैं। प्रचलित विधि वो थी जो सारूस विधि और पहली विधि थी, इनको भी आप यूज कर सकते हो। ये कब यूज होता है, जब सारणिक का मान निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 0 ज्यादा हो, उससे सारणिक को जब हल करते हैं तो इन विधियों काम में लेते हैं, जिससे कि 0 होने की वजह से उनको गुणा भाग कम करना पड़े। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1, जो सारणिक के आधार पर, जो मैंने मैटर बताया उसके आधार पर हम क्वेश्चन सोल्व। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको दिया इसका मान 0 है, लिख दीजिए 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक विधि से जैसे हम पढ़ चुके हैं, सारणी को सोल्व करने का तरीका ये माइनस ये, तो इसको गुणा करो, -3 को k से गुणा करो, -3k -2 चौके 8 बराबर 0, तो -3k बराबर 8 और k बराबर 8/-3। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में आपको x/y का मान पूछा, जैसे वही तरीका है जो अभी किया था, इसको इससे, तो यह आ जाएगा 4x - 2y बराबर 0। सिंपल है, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, 4x बराबर 2y आ जाएगा, y को इधर ले लो, 4 को इधर भेज दो, तो x/y बराबर 2/4, यानी x/y बराबर 1/2, यानी x अनुपात y बराबर 1/2। ये आपका आंसर। आसान है। क्वेश्चन है आपके पास, ये दो सारणिक दी गई है, इसके बराबर वैल्यूज दी गई है, आपको पूछा है कि x y का मान ज्ञात करो। सबसे पहले इसको सरल करेंगे, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ये आ जाएगा 2x - 3y बराबर 4। इक्वेशन नंबर 1। इसको ले लो, 2x - 4y बराबर 7। इक्वेशन नंबर 2। आप इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, 2x - 4y बराबर 7। ये 2x बराबर है, इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 4y, ये माइनस का 3y, तो ये बच गया y, माइनस का 7 प्लस का 3, तो माइनस का 3, ये आ गया y की वैल्यू -3। y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं। मैं मान लीजिए 1 में रखता हूं, तो 1 में y का मान रखते हैं, रखने पर रख देते हैं, तो आ जाएगा 2x - 3 बराबर 4, 2x
प्लस 9 बराबर 4, 2x बराबर 4 माइनस 9 बराबर -5, तो x बराबर -5/2। तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आप सारणिक विधि से मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसमें से x का मान ज्ञात करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2, x बराबर 0, मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x माइनस x माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का केवल 3 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x का मान 3/2। ऑलराइट, ये है 5th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। आपको इसका सारणिक मान ज्ञात करना है। सारणिक मान ज्ञात करने के लिए पहले बताया मैंने आपको, पहले एक ले लो, ये एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट लो, तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। ये बचेगा अपने पास, ये बचेगा -1 5 2 2। अगला चिन्ह होता है माइनस का, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, -3, इसका सारणिक मान 4 3 2 2, 4 3 2 2। और लास्ट बचता है, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, ये बचा 4 3 -1 5, 4 3 -1 5। सिंप्लीफाई कर लो, या 1 -2 -10 प्लस 3 8 -6 प्लस 2 4 5 20 माइनस 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 प्लस 3। तो इस तरीके से हल करेंगे तो -12, 8 में से 6 गया 2 2 3 6, 20 3 23, 23 दूनी 46 और ये बच गया 40। ये सारणिक का मान, ये पहली विधि है सारणिक का मान। अगला क्वेश्चन मैं सारूष विधि से और बता दूंगा, जिससे आप समझ पाओ कि दोनों विधियां ही सही है। छठा क्वेश्चन है, इसको सारणिक विधि से हल करना है। इसमें हम लगाते हैं सारूष विधि। सारूष विधि, सारूष में क्या करते हैं, इसको वापस लिख लो, 3 5 -10 -11 0 3 -11 0 3। और आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले तो करें, तो यह आ जाएगा 3 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0। -11 0 -10, इसमें 0 आ रहा है तो गुणा करेंगे, यह भी आ जाएगा 0। अब बचा 3 5 1 15 माइनस, अब इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, देखो इसको गुणा करो, -11 5 0 0 गुणा होने से 0 आ जाएगा, 3 0 3 0 गुणा होने से 0 आ जाएगा, 11 0 10 तो 0 गुणा हो रहा है, ये भी 0 आ जाएगा। कुल मिला के बचेगा 15 माइनस 0 यानी 15। तो सारूष विधि से भी आप आसानी से सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हो। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको प्रूव करना है इसके बराबर ये। तो आप सिंपली चाहे तो सारूष विधि लगा दीजिए, चाहे सारणिक विधि है। मैं आपको सारूष विधि से बता रहा हूं कैसे। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए 1 माइनस a माइनस b, a1 माइनस c, bc1। सारूष विधि से इसको दोबारा लिख लो, 1 माइनस 1 माइनस b, 1 माइनस a माइनस b, a1 माइनस c, a1 माइनस c। ओके, तो सरल कर लो, इसको 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 मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 1 1 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 1, इस ऐसे कर लेना जिससे प्लस माइनस की गलती नहीं हो। a c माइनस b, a c माइनस b प्लस b माइनस a माइनस c, b माइनस a माइनस c। ये तो आ गया प्लस का पार्ट, माइनस माइनस वाला पार्ट आएगा ये और ये। 1 माइनस a माइनस a, तो 1 माइनस a प्लस 1 c माइनस c, 1 c माइनस c प्लस b1 माइनस b, b1 माइनस b। सरल करें, 1 1 1 को गुणा करेंगे तो ये 1, यह आ जाएगा a b c, वो भी माइनस का a b c, यह आएगा माइनस माइनस प्लस a b c माइनस, यह आएगा a माइनस a, माइनस का a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर, यह आएगा माइनस का c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का c स्क्वायर, यह आएगा माइनस का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर। ये abc से abc कैंसिल, यहां से बचा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो आपका राइट
तो ये हमारा चैप्टर था पहला सारणिक। अगर आपको सारणिक के अन्य वीडियो और 12th 11th के अन्य वीडियो भी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सारणिक पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स आनी जरूरी है। अगर आपने मैट्रिक्स को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन दबा दीजिए जिससे हमारे मैट्रिक्स के वीडियो आ जाएंगे, या आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारे चैनल के और भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक दिए गए, वहां से भी आप क्लिक करके आप हमारे मैट्रिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।